नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम कानूनी खबर। आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में मैं आपके लेके आया हूँ एक मौत का मामला, हत्या का मामला, जो इस प्रकार है। माननीय एसएच की अदालत में अतिरिक्त सेशन जज रोहिणी कोर्ट दिल्ली, इसके कानूनी मामले में राज्य सरकार विरुद्ध एस करम्बरी, इसमें प्राथमिकी संख्या थी 827 साल 7 2002 अंडर सेक्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत ये केस दर्ज हुआ था, चलाया गया था। इस सीरियल नंबर 21 2007 सेशन मामला है। इसमें स्थानांतरण द्वारा प्राप्त दिनांक 4/1/2007। अब इसमें जो है अपील करने वाले का नाम, इसमें जो है आरोपी का नाम है करमवीर पुत्र श्री रामफल, निवासी A9 गली नंबर 1 तारानगर ककरौला दिल्ली। ये है आरोपी। अब इनके खिलाफ क्या हुआ है, ये आरोपी को थाना उत्तम नगर द्वारा धारा 302 इंडियन पेनल कोड के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए चार्जशीट किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र को सौंपी गई, जिन्होंने सिटी सुभाष मौके पर A9 गली नंबर 1 तारानगर काकरोला गए, जहां उन्होंने 19 साल की निदेश उर्फ नीतू का शव मिला। अभियोजन मामले में संक्षिप्त तथ्य यह है कि निदेश उर्फ नीतू अपनी मां के साथ ओम विहार में रह रही थी। आरोपी करमवीर भी उसी घर में रह रहा था और उसे प्रताड़ित करता था। उसे ड्रग्स और शराब पीने की आदत थी, इसलिए वह उससे पैसे मांगता था। करीब 15 दिन पहले निदेश उर्फ नीतू ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था, तब उसने उसकी पिटाई कर दी थी। दिनांक 4/11/2002 को शाम करीब 4:30 बजे नीतू एक जय किशन के साथ अपनी दुकान पर मौजूद थी। उनकी मां और जय किशन ने एक ही इलाके में खरीदारी शुरू की। इस बीच शाम करीब 4:45 बजे आरोपी ने मृतका से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर शिकायतकर्ता बिमला और जय किशन वापस आए तो देखा कि आरोपी निदेश और नीतू की छाती पर बैठकर मुट्ठियों से और लातों से मारकर प्रहार कर रहा है। शिकायतकर्ता और जय किशन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी निदेश और नीतू को मुट्ठी से पीट रहा था और यह कहते हुए कि वह आज उसे मार डालेगा। इस दौरान निदेश बेहोश हो गई और आरोपी भाग गया। निदेश को गांधी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खुलासे के बयान दर्ज किए गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 207 के प्रावधानों का अनुपालन किया और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। दलीलें सुनने के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया, जिसमें आरोपी ने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे का दावा किया। आरोपी ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं और मुकदमा चलाना चाहता हूं। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण किया। चश्मदीद गवाह नंबर 1 जय किशन ने बयान दिया कि वह मृतक को जानता था और आरोपी मृतक के रूप में आरोपी की चाचा की दुकान में स्कूटर मैकेनिक की दुकान चला रहा था। दिनांक 4/11/2002 को मृतक की मां ने उसे अपने साथ निदेश की दुकान पर धूप बत्ती बनाने के लिए बुलाया और दिवाली के त्यौहार के कारण मृतक को घर जल्दी लौटने के लिए कहा। वह मृतक की मां के साथ शाम करीब 4 बजे दुकान से निकली थी। मृतक से मिलने के बाद उसकी मां ने वहां से छोटी छोटी चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। इसी दौरान उसने मृतक की तरफ से चीख पुकार की आवाज़ सुनी। इस पर वे दुकान पर गए तो देखा कि निदेश दुकान के फर्श पर पड़ी हुई है। आरोपी करमवीर उसके ऊपर बैठा था और उसे घूसों और थप्पड़ों से पीट रहा था। उस समय आरोपी बड़बड़ा रहा था कि वह उसे नहीं बख्शेगा। वह दिवाली के त्यौहार के कारण पैसे की भी मांग कर रहा था। मौके पर काफ़ी लोग जमा हो गए। उन्होंने निदेश को बचाने की कोशिश की, जो आरोपी द्वारा उसे दी गई पिटाई के कारण बेहोश हो गई थी। आरोपी वहां से भागने में सफल रहा। निदेश को गांधी नर्सिंग होम ले जाया गया,
जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। किसी के द्वारा सूचना देने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। मृतक निदेश की मां बिमला की दिनांक 4/8/2003 को मृत्यु हो गई। जीरा के दौरान उसने बयान दिया कि वह मृतक को पिछले 8-10 वर्षों से जानता था। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दिनांक 4/11/2002 को शाम करीब 7 बजे से 8 बजे तक उसका बयान दर्ज किया। उसे इनकार किया कि वह झूठा बयान दे रहा है। गवाह नंबर 2 रामदत्त ने बताया कि वह दुकान नंबर A9 तारानगर का मालिक है और उसे मृतक को स्कूटर मैकेनिक की दुकान चलाने के लिए 5 महीने पहले 500 रुपये मासिक किराए पर दुकान किराए पर दी थी। गवाह नंबर 2A राधेश्याम ने बयान दिया कि बिमला उसकी पत्नी थी, जिसकी मृत्यु दिनांक 14/8/2003 को हुई थी और मृतक निदेश नीतू उसकी इकलौती बेटी थी। गवाह नंबर 3 एसपी सतबीर सिंह ने बयान दिया कि दिनांक 4/11/2002 को उन्हें थाना उत्तम नगर में ड्यूटी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसका नंबर 827 साल था 2002 अंडर सेक्शन 302 भारतीय दंड संहिता के तहत। उत्तम नगर के पीपी पटियाला में कांस्टेबल पद पे तैनात किया गया था और वह सिटी एसआई दिनेश चंद्र के बुलाने पर ब्रजपाल मौके पर गए। गवाह नंबर 5 सिटी शशांक को पीएस उत्तम नगर के पीपी मटियाला में कांस्टेबल के पद पर तैनात किया गया था और वह सिटी एसआई दिनेश चंद्र के बुलाने पर ब्रजपाल मौके पर गए, यानी A9 तारानगर। एसआई दिनेश चंद्र क्षेत्र के एसएचओ और एसीपी के साथ मौके पर मौजूद थे। मौके पर एसआई दिनेश चंद्र ने बिमला का बयान दर्ज किया और उनकी मौजूदगी में शव की तस्वीरें ली गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गवाह नंबर 1 जयकिशन ने घटना को नहीं देखा है। आरोपी के वकील का यह आर्गुमेंट था और इस मामले में आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। दरअसल वो खरीदारी के लिए गया था और उसने घटना को नहीं देखा है। जो गवाह था वो उस वक्त वहाँ हाजिर नहीं था, वो खरीदारी को गया था, ऐसा बचाव पक्ष के वकील ने आर्गुमेंट किया था। लेकिन वह आरोपी को फंसा रहा है, जो गवाह है वो आरोपी को फंसा रहा है क्योंकि उसने मृतक और उसके परिवार को जानता था। अनम चश्मदीद गवाह बिमला मृतक की मां की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकी। ये गवाह थी उसकी मां, तो मगर उसके गवाही होने के पहले ही उसकी मौत हो गई थी कुदरती तौर पे। अब अभियोजन पक्ष की कहानी उन्होंने तर्क दिया, आरोपी के वकील ने, कि अभियोजन पक्ष की कहानी एक अकेले गवाह नंबर 1 जयकिशन के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर इस तरह के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। विकल्प में यह तर्क दिया जाता है कि आरोपी का मामला धारा 302 आईपीसी के तहत नहीं आता, क्योंकि इस अपराध में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसने आरोपी को मुट्ठी से पीटा था। आरोपी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने मामले को अधिक से अधिक आईपीसी की धारा 304 के तहत कवर किया जा सकता है। इस मामले को इस संबंध में उन्होंने थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2005 SC 1142 शीर्षक वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और इसका संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया, जिसमें यह देखा गया है कि दंड तय करने के उद्देश्य गंभीरता के अनुपात में सामान्य अपराध आईपीसी व्यवहारिक रूप में दोषी मानववध की 3 डिग्रियां को मान्यता देता। पहला है कि जिसे पहली डिग्री की गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है। सबसे गंभीर रूप है गैर इरादतन हत्या, जिसे धारा 300 में हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरी डिग्री की गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है, यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर थर्ड डिग्री की गैर इरादतन हत्या होती है। यह गैर इरादतन हत्या का निम्नतम प्रकार है और इसके लिए प्रदान की जाने वाली सज़ा अभी 3 ग्रेड के लिए प्रदान की गई सज़ा में सबसे कम है। इस डिग्री की गैर इरादतन हत्या धारा के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध है। यह भी देखा गया है कि अधिक व्यापक रूप से कहें तो मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करती है कि एक दोषी मानव वध सबसे गंभीर, मध्यम या निम्नतम डिग्री का है या नहीं। इस मामले में आरोपी ने मृतक के सर पर लाठियों से वार कर दिया।
निचली अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को बदलकर 304 आईपीसी कर दिया था। उन्होंने महेश वाल्मीकि मुन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1999 SC 3338 नामक एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया है। इस मामले का संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है। इस मामले में यह माना जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता कि एकल झटका खंड के सभी मामलों में 302 आकर्षित नहीं है। कुछ मामले में एकल झटका धारा 302 के तहत सजा हो सकती है, कुछ मामले में धारा 304 आईपीसी और कुछ अन्य मामलों में 326 आईपीसी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित किया जाना है। उन्होंने जगताप बनाम मध्य प्रदेश AIR 1993 SC 1307 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया है। इस मामले में मृतक को अंगूठी वाली छड़ी से मारा गया था और सिर पर 2 चोटें आई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को 302 आईपीसी से 304 आईपीसी में यह कहते हुए बदल दिया था कि पिछली उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और घटना से पहले एक हाथापाई और अचानक झगड़ा हुआ था। मैंने रिकॉर्ड में जोड़े गए साक्ष्यों का अध्ययन किया है। गवाह नंबर 1 जयकिशन इस मामले में अकेला चश्मदीद गवाह है। मुझे उसके कथन में कोई दुर्बलता या विरोधाभास नहीं लगता। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि आरोपी मृतक की छाती पर बैठा था और उसके सिर पर मुक्का मार रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी और पूरे सिर पर से खून बह रहा था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में से पहले ही आयोजित किया गया है कि एक गवाह के एकांत भरोसेमंद बयान पर एक दोष सिद्ध हो सकता है। गवाह नंबर 1 जयकिशन ने आरोपी के खिलाफ एक बेदाग बयान दिया है जो अप्रतिबंधित रहा, इसलिए उसके बयान को मृतक को चोट पहुंचाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के उद्देश्य से भरोसा किया जा सकता है, जिसकी वजह से अंततः उसकी मृत्यु हो गई। घटना को देख मृतक की मां विमला ने आरोपी के खिलाफ मूल शिकायत दर्ज कराई और बाद में उसकी विमला की कुदरती तौर पर मौत हो गई। उसने स्पष्ट रूप से आरोपी पर अपनी बेटी को मुट्ठी से सिर पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। इस अदालत के समक्ष अपने बयान में ASI दिनेश चंद्र द्वारा गवाह नंबर 12 के रूप में बयान और हस्ताक्षर साबित किए गए थे। यह कथन गवाह नंबर 1 जयकिशन की गवाही की पुष्टि कर रहा है। प्रक्रियात्मक और आधिकारिक गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया था। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि क्या उसे धारा 302 आईपीसी या 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाना है। इस उद्देश्य के लिए यह अदालत बचाव पक्ष के वकील द्वारा उपरोक्त निर्णय और नीचे दिए गए निर्णयों अर्थात जयराज बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1976 SC 1519 1519 द्वारा निर्देशित है। यह देखा गया है कि इरादा और ज्ञान धारा 299 आईपीसी के अवयवों के रूप में सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को दर्शाता है। यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष पुरुषों का कारण है। तीसरी स्थिति का ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के ज्ञान पर विचार करता है। उपयुक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 304 अपराध नहीं बनाती है, लेकिन गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं है। यदि मृत्यु कारित होती है और मामला 300 इंडियन पिनल कोड के किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है तो ऐसी गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आती। वर्तमान मामले में रिकॉर्ड में मौजूद सिद्ध तथ्यों के अनुसार आरोपी मृतक से पैसे की मांग कर रहा था और मना करने पर उसने गुस्से में आकर उसे मुट्ठियाँ और थप्पड़ मारे। किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस संबंध में धारा 300 इंडियन पिनल कोड में अपवाद नंबर 4 का उल्लेख करता हूं, जो इस प्रकार है। गैर इरादतन मानववध हत्या नहीं है यदि वह बिना सोचे समझे किया गया हो, अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी, अचानक लड़ाई में और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया हो। वर्तमान मामले में मृतक और आरोपी के बीच अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व नियोजित नहीं था। यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सर पर मुट्ठियों से प्रहार करता है तो निश्चित रूप से यह ज्ञान है कि सिर पर
किसी भी हमले से सिर में चोट लग सकती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अभियुक्त को निश्चित रूप से यह ज्ञान है यदि वह क्रोध में मुट्ठी से व्यक्ति के सिर पर चोट कर रहा है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने मृतक को उसकी मौत के इरादे से चोट पहुंचाई थी। इसलिए इस मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम है कि आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि आरोपी के सिर पर मुक्का मारने के दौरान वह निर्दोष की मौत का कारण बन सकता था। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामला इंडियन पिनल कोड के 304 भाग 2 के तहत आता है, ना कि धारा 302 इंडियन पिनल कोड के तहत। इसलिए आरोपी को इंडियन पिनल कोड की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया जाता है। ये जजमेंट था जो खुले में घोषित दिनांक 28/11/2007 को माननीय अरुण कुमार आर्य, अपर सत्र न्यायाधीश रोहिणी कोर्ट दिल्ली, इनकी अदालत का ये फैसला है जो जजमेंट में है। जजमेंट की जो कॉपी है, जजमेंट में जो लिखा है वो मैंने आपके सामने बयान किया। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल क्राइम कानूनी खबर। धन्यवाद। हैंग हो जा रहा है।